गाइज वेलकम बैक टू अर्जेंट कॉन्टिनेंट। 16 स्टार तो कई दिनों बाद आज फिर से चैप्टर रिलीज हो ही गई। तो चलो आज शुरू करते चैप्टर नंबर 282 अर्जेंट कॉन्टिनेंट 16 स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग और डी किंग अपने हंट को कर यूनलान सिटी में वापस आ चुके होते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यूनलान सिटी के अंदर ओकेजनली चोरियां, ये सब लुटेरी ये सब हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो एक स्टेबल और सेफ साइड की तरफ होती थी, उतना ज़्यादा नहीं चोरी होती थी। जिसके बाद वहाँ पे डी किंग जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो अपने ब्लैक शिप से अंदर फ्लाई करते हुए कहा था कि चलो सबसे पहले हमें लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस को बेच देना चाहिए। जिसमें से वो कहता है कि देखो जितने भी लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो सभी ह्यूमन हॉल के अंदर ही किए जाते हैं। उसी के अंदर जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस या कह सकता कि हायर लेवल ह्यूमन कॉर्प्सेस, उन सभी का वहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जाता है। वहाँ पे ट्रांजेक्शन करके आप पैसे को ले सकते हो। जिसके साथ वो बताता है आगे कि देखो वहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ हॉल वाला है ना, उसके अंदर फ्लोर्स मौजूद हैं, जिनमें से फर्स्ट फ्लोर के अंदर वहाँ पे लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस की ट्रेडिंग की जाती है। वहीं पे बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पे मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स को एक्सचेंज किया जाता है। अब ये सुनकर लू फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो डी किंग स्माइल के साथ कहता है कि देखो यहाँ पे जब भी तुम किसी एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारोगे तो तुम्हें एक मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा इनफ मिलिट्री पॉइंट्स मेरिट्स उन सबको कलेक्ट कर लो तो तुम बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स को भी एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ तक कि उन सारे ट्रेजर्स जो कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी के अंदर मिलते हैं, उन सबको इन मिलिट्री मेरिट पॉइंट के साथ ऑब्टेन कर सकते हो। तो लू फेंग यहाँ पे आइडिया लगाने लगता है, पूछता है कि हमें यहाँ पे जितने हमने शिकार किए हैं उनमें से हमें कितने मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले। मतलब लू फेंग और उन दोनों ने मिलकर अभी तक 6 लो लेवल ह्यूमन लाइफ को मार दिया होता है। तो लू फेंग पूछता है कि हमें इन 6 से कितने मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जिसको सुनकर डी किंग कहता है कि देखो जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से उन सबकी रैंकिंग की बात करें तो वो अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर के लेवल में है, और हमने पास 6 कॉर्प्सेस मौजूद हैं जो कि 6 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के बराबर होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रहे होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसके साथ वो आगे स्माइल करते हुए कहता है कि हम जिस हिसाब से मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। टिपिकली अगर हम दोनों मिलकर इन सभी कॉर्प्सेस को बेच दें तो ही हमें मिलिट्री मेरिट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉर्प्सेस से ही हम पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिरकार किस बंदे ने उसको मारा है। मतलब आप उन सब एल्डर्स के सामने एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार डालो तो आपको उसके हिसाब से मिलिट्री पॉइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी कॉर्प्सेस को उठा कर लाए जो कि हो सकता है प्रोबेबली कि आपने चोरी भी किया हो, तो उसमें आपको ज़्यादा मिलिट्री पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि जब तक तुम एक नए कॉर्प्सेस को लाकर सेकंड फ्लोर पर वेरिफिकेशंस में दोगे तब तक तुम्हारे नेम के अंडर वो मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स रख दिए जाएंगे। जनरली पैलेस मास्टर और एल्डर्स यही सब मिलिट्री पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास लार्ज स्केल में हंटिंग की पावर होती है। मिलिट्री पॉइंट्स आप सब समझ सकते हैं कि उन सारे पॉइंट्स की जैसे कि लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर उन सारे अंडोमेन के अंदर जाके पॉइंट्स को इकट्ठा करता था। जिसके बाद लू फेंग भी हामी भरता उसे भी समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो उसी ह्यूमन हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ का स्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा ब्लू डीप कलर्स का होता है, और इसके अंदर एक प्रोफाउंड ऑरा भी रिलीज हो रही थी, जो कि वहाँ के बाउंडलेस एनर्जी को कह सकते हो कि रोके थामे हुए होती। वहाँ की पावर से काफ़ी ज़्यादा होती। समझ सकते हो कि यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों में लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स की ट्रेडिंग की जाती है, और यहाँ पे इतने सारे गॉड एम्प्रेस के बंदे मौजूद हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ओवर काउंटलेस ईयर से यहाँ पे इननंबरेबल लो लेवल क्योटिक सोर्स बीइंग्स को लाया गया है। मतलब कह सकते हो कि गिनती तक भूल जाएगी, इतनी सारे कॉर्प्सेस को यहाँ पे लाया गया होता है। तो नेचुरली यहाँ पर का जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट से भरा हुआ होता है। जिसके साथ यहाँ पे ऐसे ही सारी चीज़ें बताया जाता है कि हंटर्स आते हैं, हंटर्स मारते हैं, और नेचर से वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मिला करता है। जब तक आप उसको मारते हो तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन फेलियर हुआ तो मौत ही मिलने वाली
वाली है। जिसके साथ यहाँ पे डीकिंग क्या था कि हम लोग हिनमैन पैलेस के अंदर आ चुके हैं। इसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि असल में एक कह सकता हो कि किसी बंदे की तरह होता है। जिसके साथ अपना डीकिंग अपने फ्लाइंग बोट को रख लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ का हॉल भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। इस हॉल के अंदर टोटल में 13 इंडिपेंडेंट सेक्शंस मौजूद होते। किसी मार्केट के अंदर घुसते हो तो नीचे में ही वहाँ पे ढेर सारे मकान मतलब ढेर सारे बिल्डिंग्स होते हैं जिसके अंदर शॉप्स होते हैं। वैसे यहाँ पे 13 इंडिपेंडेंट सेक्शंस मौजूद होते हैं। हर एक के अंदर आप जाके अपने लो लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस को ट्रेड कर सकते हो। और डीकिंग लू फेंग से स्माइल करते हुए फिर से कहता है कि देखो हमारे पास 6 लो लेवल ह्यूमन कॉर्प्सेस हैं जिसको कि हम उन 13 कंपनीज के अंदर ले जाकर ट्रेड कर सकते हैं जो कि हमें ज़्यादा प्राइस देगा हम उनसे बेच देंगे। मतलब कि यहाँ पर वही है जो आपको जहाँ प्रॉफिट देगा आप उसी से ही बेचोगे ही। जिसके साथ यहाँ पे लोग अंडर एंट्री मार रहे थे कि तभी वहाँ पे एक चब्बी ओल्ड मैन आता है और अपने लू फेंग मतलब अपने डीकिंग को ग्रीट करता है और कहता है ब्रदर डीकिंग लगता है कि तुम फिर से एक बार और हंट करने के लिए गए हो और लगता है कि तुमने बहुत बार प्रॉफिट कर रखा है। तो डीकिंग कहता है हंसते हुए कि बस हम लोग तो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो चब्बी मैन कहता है कि तुम यार तुम तो ओरिजिन वर्ल्ड से हो तुम्हारे पास क्लोन्स भी है जिससे कि तुम हम सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। आप चब्बी वर्ल्ड कह सकते हो कि मेरिड वर्ल्ड से बिलोंग करता था जिसके पास क्लोनिंग की एबिलिटी नहीं होती है। इसके पास कई सारे स्ट्रॉन्गर्स और कई सारे लाइफ सेविंग रिसोर्सेज मौजूद थे। ये चाहता तो बाहर जाके हंट कर सकता था लेकिन ये कभी कभार ही जैसा अपना लू फेंग हमेशा की तरह निकल कर कभी भी मारने चला जाएगा इसकी बस की बात नहीं। ये बस ओकेजनली ही निकला करता था हंटिंग करने के लिए और कह सकते हो कि ये अपने बाबा का बिजनेस चला रहा होता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे ये सब की मतलब वही मेरिड वर्ल्ड्स के बारे में थोड़ी सी होती जो आपको ऑलरेडी पता है। जिसके बाद अपना डीकिंग वहाँ पे लू फेंग के साथ बैठता और क्या था कि इस समय हमने लो लेवल 6 ह्यूमन क्रिएचर्स को हंट किया है। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम हमें इन सब का प्राइस कितना देते हो। जिसके साथ वहाँ पे अटेंडेंट्स आते हैं उन सबको शराब महंगी खाने ये सब देते हैं परोसते हैं और यहाँ पे वो सब बैठने लगते हैं। लेकिन चब्बी मैन की अपनी नज़र लू फेंग पे जाती है और वो अपने डीकिंग से पूछता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो डीकिंग इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये मेरा ब्रदर लू फेंग है। तो चब्बी बंदा कहता है कि लगता है कि आपको एक अच्छा गाय मिल चुका है। जिसके बाद वो लू फेंग से क्या था कि देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के थर्ड शॉप जो कि बयन ह्यूमन स्टोर है उसको मैनेज करता हूँ। ब्रदर लू फेंग मैं होप करता हूँ कि आप आने वाले फ्यूचर में मेरे शॉप को सपोर्ट करो। मतलब यहाँ पे लू फेंग से वो अच्छा बर्ताव कर रहा था क्योंकि वो जानता था डीकिंग काफी ज्यादा पावरफुल इसका बगल वाला बंदा भी स्ट्रॉन्ग होगा ही वीक तो हो नहीं सकता। इसलिए वो लू फेंग को ऑलरेडी अपने साइड कर रहा था कि ताकि आगे जब लू फेंग हंट करने जाते हैं लू फेंग उसको ढेर सारी कॉर्प्सेस ला कर दे। और आपको पता ही है लू फेंग जब हंटिंग करने के लिए अकेले कभी निकलेगा फ्यूचर में तो हमें पता है लू फेंग किस हिसाब से कत्लेआम करेगा। आपको लू फेंग की शुरुआत के एपिसोड्स पता होंगे जिसकी लू फेंग अर्थ पे था। लू फेंग सिर्फ एक वॉर गॉड था। लू फेंग कैसे अपने बैग भर भर के सब मॉन्स्टर्स के सर काट के लाता था। सेम टू सेम ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। लू फेंग को बस एक बार पावरफुल हो जाए तो लू फेंग एक स्ट्राइक्स में लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिस्टल्स को मारना शुरू कर देगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें उसके मार्केट के बारे में बताया जाता है कि ओवरऑल ये यहाँ के एक शॉप को मैनेज करता था ये चब्बी गाय लेकिन वो वहाँ का एक्चुअल ऑनर नहीं था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के अंदर सिर्फ 13 शॉप्स ही मौजूद थे। यहाँ तक कि वीकर एल्डर्स की भी बात करें तो उनके पास भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती है। मतलब कि अपने यूनान सिटी को एल्डर्स चलाते हैं उनमें से वीकेस्ट एल्डर्स के पास भी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं वीकर कह सकते हो उनके पास भी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो इसके अंदर इंटरफेयर कर सके। ये तो कह सकते हो कि ये नौकर बनकर यहाँ पे सारी चीजें कर रहा होता है। लू फेंग भी उससे कहता है ठीक है। अब दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होती है और फाइनली वो दोनों एक डील पे रीच करते हैं। अब डीकिंग उठका और कहता है कि मैं कुछ और प्लेसेस पे जाकर चेक करता हूँ वो लोग क्या प्राइसेस देते हैं। जिसके बाद वो 3 मोस्ट फैमिलियर्स फैमिलीज के पास जाते हैं और फाइनली डीकिंग उसी चब्बी गाय से उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे हाइयर थोड़ा प्राइस दे रहा
रहा होता है और यहाँ पर उन्हें टोटल में 6.08 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स मिलते हैं और साथ में उन्होंने अपने बैटल मिलिट्री मेड पॉइंट्स को भी बेचकर 6 लाख ह्यूमन क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया होता, जिसके हिसाब से उनके पास टोटल में 6.68 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे अपना डीकिंग मतलब अपना लूपिंग उससे क्या आता है कि यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं है जो कि अपने लो लेवल ह्यूमन लाइफ कोर्सेज को बेचने के लिए आए हो। मतलब लूपिंग यहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो देखता क्या है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगा, मतलब कुछ ही बंदे आकर सब लाशों को बेच रहे होते हैं क्योंकि वो इसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस में ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसने नोटिस किया होता है। तो डीकिंग इस्तेमाल करते हुए क्या था कि देखो पूरे के पूरे यूनान सिटी में यहाँ पे मोस्टली फ्यू 100,000 हंटिंग टीम्स होते हैं और वो कुछ 100 डेज मतलब कुछ 100 दिन 200 दिन बाद हंटिंग किया करते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो बंदे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी कम बंदों के पास कॉर्प्सेस मौजूद होंगे, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो लूफिंग यहाँ पे सोचता कहता है ठीक है चलो अब हमें डिवाइड कर लेना चाहिए जो कि हमें लूट मिली है। तो डीकिंग कहता है कि ठीक है तुमने यहाँ पे अभी मेरे इस गॉड करने मतलब जो अपने फैसले अपने जो क्लोन का बलिदान किया उससे हम लोग जिंदा बच पाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 5 लाख ह्यूमन क्रिस्टल अलग से तुम्हें देने वाला हूँ। चलो हम इसको स्प्लिट करते हैं। फाइनली वहाँ पे डीकिंग को 3.09 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स मिलते हैं, वहीं पे लूफेंग को 5 लाख ह्यूमन क्रिस्टल ज़्यादा जो कि 3.59 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल होते हैं उतने लूफेंग को मिलते हैं। जिसके साथ लूफेंग कहता है कि मैंने तुमसे 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल भी लिए थे जिसको कि मैं आज तुम्हें रिपे कर रहा हूँ, लूफेंग उसको दे देता है। जिसके साथ वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अपना डीकिंग अपने पास से एक ट्रेजर्स को कुछ निकालता है, कह सकते कि वही चमकता धमकता कुछ चीज़ निकालता है। वो लूफेंग से कहता है ब्रदर लूफेंग कैसा होगा कि मैं इस ट्रेजर को तुम्हें 90,000 ह्यूमन क्रिस्टल में बेच दूँ। अब लूफेंग जैसे उस ट्रेजर को देखता वो पहचान जाता कि ये तो कुछ और नहीं इल्यूजनरी रेलम मेज होता है, जो कि असल में बताया जाता कि असल में इसको अगर आप खरीदने जाओगे तो इसे 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स में आपको सिटी में मिलने वाले हैं और असल में ये एक स्टोरेज ट्रेजर होता है जो कि लूफेंग को चाहिए होते हैं क्योंकि लूफेंग के पास काफी पैसे आ चुके होते हैं। बताया जाता है कि इस स्टोरेज ट्रेजर से बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं यूनान सिटी के अंदर जीहू होली रेलम के अंदर जो कि इसके अंदर से चोरी कर सकते हैं और नियरली हर एक बंदे के पास यही चीज मौजूद होती है। प्रीवियसली लूफेंग इसको खरीदना चाहता था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन जबकि उसने अपने पहले हंट को कंप्लीट कर दिया था लूफिंग के पास लगभग 3.5 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स आ चुके होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ये चोरी भी हो गई जो कि 1,90,000 ह्यूमन क्रिस्टल की होती तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वो यहाँ पे लूफिंग इस्तेमाल करते हुए ठीक है मैं इसको खरीदने वाला हूँ, वो उसको खरीद लेता है। वहाँ पे वो लूफिंग डीकिंग से पूछता कि ब्रदर डीकिंग आखिरकार तुम्हें ये एक्स्ट्रा सीक्रेट ट्रेस मिले कैसे? तो डीकिंग रिप्लाई करते हुए क्या था कि देखो इल्यूजनरी रेलम में वो एक कॉमन टारगेट होता है बाहर के लोगों को और यहाँ पे चोरियां अक्सर हुआ करती है और कभी कभी फाइटें भी हुआ करती है, तो उनमें से आप एक आध दो ट्रेजर्स को पालो तो ये बड़ी बात नहीं होती है। जिसके साथ वो क्या था कि देखो शॉप्स इसको एक फिक्स प्राइस जो कि 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स होते हैं उसमें बेचते हैं, लेकिन अगर मैं वापस शॉप में बेचने जाऊँ तो वो 80,000 ह्यूमन क्रिस्टल्स में खरीदते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। और यहाँ पे कह सकते हो कि डीकिंग के पास ऑलरेडी ये मौजूद थी, वो दो रख के क्या करेगा, इसलिए लूफेंग को वो अपने प्रॉफिट में लेकर बेच दिया होता। लूफेंग भी इसको जल्दी से समझ जाता है और यहाँ पे डीकिंग से क्या आता है कि यहाँ पे मैंने ये फिगर आउट किया है कि तुम हंट करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास ये जरूरत होगी, पैसे आ चुके इसलिए मैंने प्रिपेयर कर रखा था। वो क्या था कि ठीक है हम लोग यहाँ से अलग होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सीरियस शॉपिंग करने को जा रहा हूँ। तो लूफेंग कहता है ठीक है मैं भी चलता और दोनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं क्योंकि यार ये भी लड़कियों की तरह है, पैसे आने पे शॉपिंग पे उड़ाने के लिए तो निकल ही जाएंगे ना। अब यहाँ पे लूफेंग भी उस इल्यूजनरी वाले मेज को देखने लगता है जो कि एक हाई लेवल स्पेशल ट्रेजर्स के जैसा होता है और क्राफ्टमैनशिप की बात करें तो ये एक सेमी ह्यूमन लेवल की होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन जबकि इसको एक सिंगल फंक्शन के लिए जो कि सिर्फ अपने ट्रेजर्स अपने सारे पैसे को उसमें रखना बटुए के जैसा कह सकते हो, बटुआ भी लेदर से बना होता है लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है बाकी लेदर की जैकेट इन सब के मुकाबले, वैसे ही इसका भी होता है। ये भले ही सेमी ह्यूमन लेवल की क्राफ्टमैनशिप होगी लेकिन इसका सिर्फ सिंगुलर फंक्शन था पैसे को कैरी करना, इसी वजह से इसका प्राइस काफी ज्यादा कम होता है।
जिसके साथ लूफिंग क्या था कि चलो मेरे पास रियल मेज भी डिस्काउंटेड रेट पे आ चुका है और साथ में मेरे पास 3.4 मिलियन केओटिक सोर्स क्रिस्टल बचे हुए हैं, तो इसको उड़ाना तो बनता है। और लूफिंग के अंदर क्या सकते हो कि सुपर साइयन कायोकेन 20 टाइम्स की पावर्स आ जाती कि मेरे पास पैसा आ चुका है, चला मैं इसको उड़ाने, मतलब क्या सकते हो कि लूफिंग में पैसों का घमंड आने लगा है, पैसे आने पे लूफिंग उसको उड़ा तो देता है। जिसके साथ वो क्या था कि चलो मैं इस बार बहुत ही बड़ा परचेज करने वाला हूँ, बहुत ही पैसे में उड़ाने वाला। प्रीवियसली लूफिंग ने सबसे सस्ते चीज खरीदे होते यूनान सिटी में, क्योंकि उसके पास बजट होते ही नहीं है, और जबकि लूफिंग के पास इतने ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं तो यार लूफिंग अंधे की तरह पैसा तो जरूर ही उड़ाएगा। लेकिन उससे पहले लूफिंग जाने से पहले वहाँ पे गॉड एम्प्रेस जो कि यूनान सिटी में मौजूद थे उसके इंटेलिजेंस को खरीदता है, जो कि लगभग 10,000 ह्यूमन क्रिस्टल पर पीस की होती, तो लूफिंग उसको एक खरीदता है क्योंकि लूफिंग अब गरीब नहीं था। लूफिंग को सबसे पहले चाहिए थी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ताकि वो समझ सके। अब जैसे वो खरीदता है उसे एक स्टोन मिलता है ब्लैक जेड की तरह, जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है, और ये असल में एक न्यूली डेवलप्ड टेक्निक होती है। और इस टेक्निक को, इस इंटेलिजेंस को एक्वायर करने के लिए सबसे पहले एक बंदे को एक न्यू रियलम टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि उसकी अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर से होती है, ताकि वो इसके अंदर की जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से उसको पढ़ सके। लूफिंग उसको सीखता है और उसको खोलता है, ब्लैक जेट डिसअपीयर होता है। लूफिंग के माइंड के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, और रेडी डीकिंग ने बता रखा कि इस इंफॉर्मेशन को हम दूसरे बंदे को दे नहीं सकते, क्योंकि इस पे एक फॉर्मेशन टाइप की लकी जो कि आपको दूसरे बंदे को बताने देगी नहीं, आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते हो। अब लूफिंग को सारी गॉड एम्पर जो कि यूनान सिटी में थी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें पता चलता है कि यूनान सिटी की अभी 10,377 रिपोर्ट बन चुकी है, मतलब इससे भी पहले रिपोर्ट बन चुकी है, जहां पे हमें बताया जाता है कि अभी यूनान सिटी के अंदर गॉड एम्प्रेस की संख्या है और 3.47 मिलियंस में है, और 3.47 मिलियंस में से 3,97,220 की इंफॉर्मेशन मौजूद है, मतलब कुछ बंदों की इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं होती। और साथ में वहां पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो गॉड एम्पायर यूनान सिटी, जिसका नाम मास्टर वे यांग, जो कि वे यांग हॉल का मास्टर होता है, उसके बारे में बताई जाती है, जो बताया जाता है कि वो एक हाफ ह्यूमन लेवल्स की पावर्स को पोजेस करता है, एक पावरफुल एंटिटी जो कि ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। पॉसिबली वो यूनान सिटी का मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रेजेंस में से एक होता है। और साथ में बताया जाता है कि प्रीवियसली उसने अपने एक इमेंस पावरफुल फिजिकल पावर्स को दिखाया होता है, सिंगल हैंडली एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स गॉड एम्पर परफेक्ट लेवल्स को मार डाला था, मतलब अकेले उसने एक ह्यूमन लेवल के लो लेवल ह्यूमन जो कि गॉड एम्पर परफेक्ट लेवल 4th स्टेज होता है, जो कि फाइनल स्टेज होता है गॉड एम्पर्स के उस लेवल के एक ह्यूमन क्रिस्टल बंदे को उसने मार डाला होता है। लूफिंग कह सकता है फर्स्ट स्टेज को अकेले मारने में सक्षम होता है, तो कह सकते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एडिशनली बताया जाता है कि उसके पास टेरिफाइंग फॉर्मेशंस भी होती, जिससे कि वो एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म ट्राइब्स तक को घेर सकता है, उनको कैद कर सकता है, और वहां पे कैद कर दे तो उनमें से कुछ यहाँ से लो लेवल क्रिएचर्स होते हैं जो कि भागने में सक्षम हो पाते हैं। और साथ में यहाँ पे ऐसे भी कई सारे फोर्सेस होते हैं जो कि उनके साथ मिले हुए होते हैं, मतलब वेइंग पैलेस के मास्टर्स के साथ में अटैक करते, और साथ में वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि फ्यूचर्स मतलब आने वाले मतलब जितने मास्टर्स थे उसके अंदर फाइटें हुई होती हैं, कई सारे मास्टर्स के साथ उस बंदे की फाइट होती है, जिससे कि उसके पावर्स के अंदाजे लगाए गए होते हैं। और कंफर्म किया जाता है कि अभी के फिलहाल यूनान सिटी में लॉर्ड वे यांग के साथ 100 एल्डर्स मौजूद हैं, मतलब 100 एल्डर्स उनके साथ मिले हुए होते हैं, जिसके कारण वो मोस्ट डोमिनेट फैक्शन बन जाते हैं सिटी में, और वो पूरे के पूरी सिटी के 50% ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, मतलब 50% मार्केट को कैप्चर कर रखे हैं, सेम टू सेम जियो अंबानी की और अडानी की तरह यहाँ पे कैप्चर किया गया होता है। जिसके साथ हमें 3 फैक्शंस के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक चोंग चाओ, वान यिंग और जियो लियो होता है, जिनमें से कह सकते हो कि ये सब पहले चोरी चकारी किया करते थे, लेकिन जब से इन्होंने लॉर्ड वे यांग के साथ अलायंस बनाया था तो वो अपने इस चोरी चकारी को छोड़कर टैक्स लगा के लूटा करते थे, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि 50% मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया तो प्रॉफिट तो इनके पास ही आएगा। जैसे अपने निर्मला सीतारमण है, वो
सबका टैक्स काटती है, वैसा ही समझ सकते हो कि ये पहले चोरी करते थे और अब टैक्स काटने लगे हैं, समझदार एजुकेशनल चोर बन चुके हैं। जिसके साथ लू फेंग उन सारे इंफॉर्मेशन को केयरफुली समझने लगता है और वहाँ पे वो सोचने लगता है कि यार पहले ये चोरी चकारी करते हैं और साथ में ये तो अभी इन सब के साथ मिल गया, 100 एल्डर्स मिलके 50% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखी, यार ये तो कुछ ज्यादा ही है। इसके साथ वहां पे हमें सेकेंड गॉड एम्पायर यूनिवर्सिटी जो कि मास्टर यूंजियान होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदा भी उस बंदे की तरह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसने भी सेवी हिनवन लेवल कॉम्प्रीहेंडर को मास्टर कर रखा और साथ में इसने भी अपने फॉर्मिडेबल पावर हाउस को दिखा रखा और ये भी ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है और इस बंदे ने यूनियन सिटी के कंस्ट्रक्शन में एक मेजर क्रूशियल रोल अदा किया होता है, क्योंकि जब सिटी का डेवलपमेंट हो रहा था तो यहाँ पे इसने कई सारे बैटल्स लड़ी थी उन सारे लोअर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से। जिसके साथ अगर पावर्स की बात करें तो लॉर्ड वेइंग से थोड़ा सा पावर्स में ज़्यादा होता है, लेकिन उस बंदे के साथ ज़्यादा एल्डर्स होते तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है इस बंदे से। लेकिन बात करें इस बंदे की जो कि युंग जियांग होता है, उसकी फिजिकल बॉडी थोड़ी सी ऑर्डिनरी होती है, इसकी पावर भले ही उसके स्ट्रॉन्गर हो लेकिन फिजिकल बॉडी थोड़ी सी वीक होती है और इसने एक लॉन्ग टर्म इंजरी भी सस्टेन कर रखी थी, मतलब इसको थोड़ी मोड़ी चोटें लग चुकी थी जिसके कारण इसकी पावर्स थोड़ी सी कम हो चुकी थी। लेकिन जबकि ये ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है तो इसके मल्टीपल क्लोन्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, इसलिए इसने अपने मेन बॉडी पे इतने घाव लगने के बाद भी अभी तक ये जिंदा होता है और सस्पेक्ट किया जाता है कि इस बंदे को हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के द्वारा कंटेमिनेट कर दिया गया, मतलब दूषित कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे मर नहीं सकते हो, मतलब लू फेंग चाहेगा तो लड़ते हुए अपने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर ले, वो मर नहीं सकता, फिर से अपने क्लोन्स को बनाकर बाहर भेज सकता है। लेकिन अगर आप एक बार हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से कंटेमिनेट हो गए तो आपकी पावर्स काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाती, कम हो जाती, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा वीक हो चुके होते हो। और इन्हीं के साथ ये हुआ होता, अगर और भी इस पे इंजर्ड किया जाए तो इसके माइंड और सोल पावर से सभी डिस्ट्रॉय हो कि ये कंप्लीटली मारा जाएगा। लू फेंग को बस यही संभाल कर आना होगा, वरना लू फेंग को खतरा कुछ नहीं है अभी के फिलहाल में, वो चाहे कितनी ही फाइटें क्यों ना कर ले। इसके साथ वहां पे और भी इंटेलिजेंस मौजूद होती है जो कि पैलेस मास्टर यू जियांग के द्वारा कई सारे लोकेशंस के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने उन सबको एक्टिवेट किया था। ये बंदा अभी छुप कर रहा था क्योंकि इसकी पावर्स अभी थोड़ी सी वीक हो चुकी थी और साथ में इसके बारे में और भी बताई जाती है जो कि कह सकते हो कि वही नॉर्मल सी बातें होती है। अब लू फेंग जैसे ही समझता कि इस बंदे ने सिटी को बनाने में मदद की है, मतलब यही सिटी बिल्डर था, तो उसे यूजियन पैलेस मास्टर की तरफ अपने आप रिस्पेक्ट होने लगती है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे जैसे कल्टिवेटर्स के लिए इसने इतना बड़ा चीज किया है कि हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं ये आर्किटेक्चर की तरह होती है, मतलब फिर से बहुत ज्यादा बकवास लिखी गई होती है। जिसके साथ यहाँ पे और भी चीजें होने लगती है और बात होने लगती है। इसके साथ यहाँ पे हमें यूनियन सिटी के थर्ड गॉड एम्पायर जिसका नाम गॉड एम्पायर गाई होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये भी हाई ह्यूमन रियलम लेवल एनलाइटमेंट पावर हाउस है और ये भी ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। देखो मेनली जितने भी पावर हाउसेस है वो ओरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं क्योंकि यार खुल्लम खुल्लम फाइट करते हैं, इन्हें किसी चीज का डर नहीं होता बस कंटामिनेशन से। और ये मेरिड वर्ल्ड्स के जितने बंदे होते हैं उन्हें काफी ज्यादा डर होता है कि यार मैं बाहर गया तो एक बार मरा तो मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा। जिसके साथ बताया जाता है कि ये भी टॉप 3 में आता है और ये असल में इंटायर रियलम के अंदर टॉप 3 आर्टिफैक्ट रिफाइंड, मतलब ये कह सकते हो कि ये रिफाइनरी का काम करता है और ये टॉप 2 रैंक में आता है। इसकी पावर हाउस भी काफी ज्यादा होती है, इसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी अच्छी होती है जिसकी वजह से इसके पास 30 एल्डर्स का सहारा होता है और ये अपने क्राफ्टिंग पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को भी किया करता था। इसने वेपन्स और ट्रेस को फोर्स कर रखे थे जो कि वाइडली नॉन रेबल होली रियल्म्स के सिटीज के अंदर बेचे जाते हैं। कह सकते हैं कि ये बंदा अपने बेचने की वजह से ही फेमस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि ये बंदा भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। जिसके साथ हमें उसके बारे में और भी चीजें बताई जाती हैं। वहां पर बताया जाता है कि ये वेपन्स तो भेजता है लेकिन इसकी पावर्स काफी ज्यादा होती जो कि लॉर्ड वेई यांग को भी राइवल कर देती है, लेकिन वो अभी काफी ज्यादा शांत रहता था क्योंकि अभी के फिलहाल पहले वो लड़ाई में ज्यादा एक्टिव था लेकिन अभी के फिलहाल रिसेंट टाइम्स में वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। जिसके साथ इंटेलिजेंस के अंदर 3 बैटल्स रिकॉर्ड किए गए होते एम्पायर गाय की और उसमें उसके इफोर्टलेस प्रेसिशन के बारे में बताया जाता है जो कि उसके पावर्स के
के थोड़े मोड़े परसेंटेज को दिखा रही होती है। इसमें से कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फनी होती है, जिसमें से पहले इंस्टेंस में बताया जाता है कि एक बार का टाइम है जब इस बंदे ने एक मैसिव स्फेरिकल एबिस को रिलीज किया होता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो कंप्लीटली गॉड एम्पर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को निगल गया होता। मतलब समझ सकते हो कि बंदा काफी ज्यादा पावरफुल अपने आर्टिफैक्ट बनाने के मामले में। दूसरा ओकेजन ये हुआ था कि ये सिंपली अपने हाथों से ही 2 एल्डर्स को क्रॉस कर दिया था, जो बंदे ने उसको ऑफेंड करने की कोशिश की। एल्डर्स यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, लेकिन उस एल्डर्स को भी इसने अपने एक हाथ से क्रॉस करके मार दिया होता है। इस नज़ारे को 2 बंदे तो दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते, वो भी साइलेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने पावरफुल बींग्स का आखिरकार कौन ही मुकाबला कर सकता है। और यहाँ पे ये मिरेड वर्ल्ड से थे, तो ये भी वापस नहीं आ सकते। थर्ड ये होता है कि एक बार इसने अपने ही एक डिस्पल को मार डाला होता है, मतलब मारा नहीं होता बल्कि उसने अपने डिस्पल को ही निगल लिया होता, एक सिंगल बाइट में उसको डिवोवर कर दिया होता। ये बहुत ही फनी होता, मतलब अपने डिस्पल को कौन ही निगलता है। उस डिस्पल को पहले लगता था कि उसकी फिजिकल बॉडी उसके ट्रिगर की वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन लास्ट में वो अपने मास्टर के सामने क्या ही कर सकता था, मसल दिया गया, खा गया यार, क्या कर सकते, कच्चा निगल चुका होता। और साथ में वहां पे वही जितने भी बंदे थे 3,03,97,320 मतलब 33 लाख बंदों की इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी गई होती है, जिसमें से अर्ली स्टेज डॉ एनलाइटमेंट्स में जो कि सेमी क्योटिक सोर्स लेवल के बंदे होते हैं उसमें 3 बंदे होते हैं। लेट स्टेज डॉ एनलाइटमेंट्स में जो होते हैं वो 722 बंदे होते हैं। मिड स्टेज डॉ एनलाइटमेंट्स जो बंदे होते हैं वो 52,092 इंडिविजुअल्स होते हैं। और बाकी के रिमेनिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो सब कह सकते हो कि अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस के अंदर आते हैं, जो कि डॉ एनलाइटमेंट से बनते हैं। अब देखो डॉ एनलाइटमेंट मैंने आपको बताया पहले, बहुत पहले से आप जानते हो कि यार डॉ से कोई अपने आप को ब्रेक थ्रू करा सकता है, या फिर ह्यूमन लाइफ फॉर्म से अपने आप को कोई ब्रेक थ्रू करा सकता है, वही निगल उगल कर खाकर, या फिर आप अपनी पढ़ाई लिखाई करके पावरफुल बन सकते हैं। एडिशनली यहाँ पे बताया जाता है कि यूनान सिटी में ऐसे कई सारे बंदे थे जो कि छुप कर ब्रेक थ्रू किए थे, इसलिए उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग अंदाजा लगा पाए थे। इनमें से ऐसे कई भी बंदे होते हैं जो कि असल में उस पावर लेवल हाउस होने के बाद भी अपने आप के उस ट्रू डॉग कॉम्प्रिहेंशन पावर लेवल तक नहीं जाते हैं। जैसे एग्जांपल में डीमिंग को ही ले लो, भले उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी आप समझ सकते हो कि मिड स्टेज में एंट्री ले चुकी है, लेकिन फिर भी उसे अभी एनलाइटमेंट एम्पायर की तरफ नहीं माना जाता, क्योंकि उसने अपने डॉग को एनलाइटमेंट करके अपनी पावर्स को हासिल नहीं किया था, इसलिए उसे उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता, भले उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा क्यों ना होती। और साथ में वहां पे टोटल में 53,321 सस्पेक्टेड अर्ली स्टेज गॉड एम्परर जिन्होंने कि अपने डॉग को कॉम्प्रिहेंड किया था उसके बारे में बताया जाते हैं। और साथ में वहां पे लू फेंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। लू फेंग की रैंक 51,029 होती है, उसमें लिखा होता है कि वो अभी रिसेंटली आया था, और साथ में वो एम्परर किंग के साथ सेम केव में रह रहा है, और उसकी पावर सस्पेक्ट की गई है अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर एनलाइटमेंट लेवल्स भी, और पॉसिबली वो ओरिजिन वर्ल्ड का पावर हाउस है। और यहाँ पे लू फेंग की कुछ और लिटिल इंफॉर्मेशन होती है। लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि यार उसकी इंटेल यहाँ पे मौजूद है, जबकि लू फेंग की इंफॉर्मेशन जो कि रैंक थी वो काफी ज्यादा कम होती, 53,051 होती, लेकिन फिर भी उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती, जिसको देखकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कैसे लू फेंग अपने आप को ग्रो कराता है, और आगे लू फेंग का क्या प्लान होने वाला, लू फेंग क्या करता है और कितना पावरफुल लू फेंग बन पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।